आज का पहला प्रश्न बौद्ध धर्म से संबंधित पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा कि लुम्बिनी जो है वो नेपाल में है। इसकी व्याख्या देखते हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में है। इनके पिता का नाम सुदोधन जो शाक्यगण के मुखिया थे। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई, जिसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जातक पवित्र ग्रंथ है। तो जातक जो पवित्र ग्रंथ है किसका है? तो ये बौद्ध धर्म का है। व्याख्या, जातक कथा बौद्ध धर्म से संबंधित है। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की लोकप्रिय कहानियों के संग्रह को जातक कथाओं की संज्ञा दी गई है। इसमें बौद्ध धर्म के सभी मतों को संरक्षित किया गया है और जो इसकी रचना है 3री शताब्दी ईसा पूर्व से पहले मानी जाती है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा यह है बौद्धों का। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान यानी त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। इन 3 पिटकों की जो भाषा थी वो पाली थी और बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पाली। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा पाली थी और ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में, और इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और सबसे अधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए। उस समय कौशल के राजा प्रसन्नजीत थे। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन कुशीनारा में हुआ और इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत में स्थित है। यह 5 वर्गाकार चबूतरों पर बना हुआ है जिसमें 3 का ऊपरी भाग वृत्ताकार है। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में शैलेंद्र राजवंश के कार्यकाल में हुआ था और इसे 1991 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव जीवन के सभी दुखों के लिए नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देता है? तो इसमें जो इसका सही जवाब हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की सलाह दी थी। व्याख्या है, मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को सलाह देते हुए अष्टांगिक मार्ग जो थे वो निम्नलिखित थे: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक ज्ञान, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने धम्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सारनाथ। व्याख्या देखते हैं, बुद्ध के जीवन से जो जुड़ी घटनाएं थी: जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम उपदेश जो धम्म चक्र परिवर्तन कहा गया सारनाथ, मृत्यु महापरिनिर्वाण कुशीनगर। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धम्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया गया? तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा सारनाथ। व्याख्या हम देख चुके हैं तो इसलिए इसकी व्याख्या नहीं देख रहे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता था? तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग के हिमायत करता था। इसकी व्याख्या देखते हैं, बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग की हिमायत करता है। बौद्ध धर्म में आध्यात्मिक साधना के लिए मध्यम मार्ग को अपनाए जाने कहा गया है जो भोग विलास और कठोर तपस्या के बीच का मार्ग है। इसके लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को सीढ़ी के रूप में बताया जो सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मात, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन। इसकी व्याख्या देखते हैं, बौद्ध धर्म के महान संरक्षक अशोक, कनिष्क एवं हर्षवर्धन थे। मौर्य शासक अशोक बौद्ध धर्म का संरक्षक था तथा द्वितीय जो बौद्ध संगति का आयोजन करवाया और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रचारक भेजे। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया तथा चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था। राजतरंगिणी से पता चलता है कि बौद्ध धर्म का संरक्षण प्रदान किया तथा स्वयं भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। प्रसिद्ध चीनी यात्री हिन सेंग इसी के कार्यकाल में भारत आया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंशीय शासक था। गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म की। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। इनका धर्म जन्म 1563 ईस्वी में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन दिए गए स्थानों पर हुआ है, इनकी कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी,
इसकी हम व्याख्या ही देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी कुंडलवर कनिष्क कुंडलवर कश्मीर में हुआ था। अगला सवाल है ब्रजयान संप्रदाय है, तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रजयान संप्रदाय है बौद्धों का। ब्रजयान संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें मंत्रों एवं तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति का विधान प्रस्तुत किया गया है। इसमें भिक्षा तप आदि के स्थान पर मैथुन मांस आदि के सेवन पर बल दिया जाता है। ब्रजयान ने भारत से बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। अगला सवाल है तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी, तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा जो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में हुई थी। पहली अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक, चौथी कनिष्क के शासनकाल में। अगला सवाल है पारसी यहूदी धर्म से। तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा यहूदी धर्म का। तोराह यहूदी धर्म की मूल अवधारणाओं की शिक्षा देने वाला धार्मिक ग्रंथ है, जबकि बाइबल ईसाई धर्म का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। हिंदू धर्म की पवित्र ग्रंथ गीता है। अगला सवाल है हर्यक शिशुनाग और नंद मौर्य इन सब भी शासकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संकीसा स्तंभ। संकीसा स्तंभ एक मौर्यकालीन स्तंभ है जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। इसका निर्माण तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। इस स्तंभ की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी की मूर्ति निर्मित है। अगला प्रश्न है अंतिम मौर्य शासक कौन था, तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था। इसकी व्याख्या देखते हैं। बृहदत्त अंतिम मौर्यकालीन शासक था। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसने चाणक्य के सहयोग व मार्गदर्शन में मगध के नंदवंशी शासक घनानंद को पराजित कर साम्राज्य स्थापित किया। बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और फिर शुंग वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है लौरिया अरेराज क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लौरिया अरेराज एक स्तंभ लेख है। बिहार के पूर्वी चंपारण में लौरिया अरेराज गांव में मौर्यकालीन शासक अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ स्थित है, जिस पर अशोक के धर्मलेख का उल्लेख मिलता है। इसका निर्माण अशोक ने 249 ईसा पूर्व में कराया था। इस स्थान को संत अलार कलाम का आश्रम माना जाता है, जो कि सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है, तो इसमें जो इसका सही जवाब हो जाएगा मास्की और गुर्जरा दोनों ही लेखों में अशोक का नाम उल्लेख मिलता है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक ने मास्की, नेतूर, उडेगोलम और गुजरा में अभिलेखों के नाम गुर्जरा में जो अभिलेखों में अशोक नाम मिलता है। भाबरू के लघु शिलालेख राजस्थान में अशोक का नाम प्रियदर्शी उल्लिखित है, जबकि पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। सम्राट अशोक राजगद्दी पर बैठने के समय अवंती का राज्यपाल था। अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद उसने कलिंग पर आक्रमण किया था। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेस्पीस का युद्ध लड़ा गया था, तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा झेलम नदी के तट पे। हाइडेस्पीस की लड़ाई सिकंदर और महान राजा पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी। यह लड़ाई झेलम नदी के तट पर लड़ी गई थी, जिसमें सिकंदर महान की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है मौर्य राज्य के संस्थापक कौन था, तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जो 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। वह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया था। अगला सवाल है सम्राट अशोक के पिता थे, तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बिंदुसार। सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार। सम्राट अशोक मौर्य वंशीय शासक था, बिंदुसार का पुत्र था। उसने पिता के शासन के दौरान वह तक्षशिला व उज्जैन का राज्यपाल था। अपने शासन काल के 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने इस धर्म में दीक्षा बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से प्रभावित होकर ली थी। अगला प्रश्न है बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी, तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तक्षशिला। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति तक्षशिला में थी। उसने विद्रोह को कुचलने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा। बिंदुसार मौर्य वंश के संस्थापक राजा चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इसके 3 पुत्र सुशील, अशोक और तीर्थ। अशोक कालांतर में इनके बाद मौर्य सम्राट बने और धर्म का प्रतिपादन किया। अगला सवाल है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी, तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन सी
चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इन्हीं का प्रधानमंत्री चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन संत भद्रबाहु को अपना गुरु बनाया और उसी के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में बट गया था। अगला सवाल है, अशोक महान पुत्र थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बिंदुसार की। इसकी व्याख्या हम देख चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो पढ़ते हैं। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। दूसरा, आम्भी ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। तीसरा, सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुई। तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2 सही है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। दूसरा, आम्भी ने सिकंदर और उसके सेनापति का स्वागत किया। सिकंदर की मृत्यु 332 में नहीं 326 ईसा पूर्व में हुई थी। तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। व्याख्या देख लेते हैं। सिकंदर का जन्म 356 से ईसा पूर्व में मैसिडोनिया में हुआ था। वह अलेक्जेंडर मैसिडोनिया के नाम से भी जाना जाता है। घनानंद के शासनकाल में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर थल मार्ग से तक्षशिला आया। उस समय तक्षशिला का जो शासक था आम्भी था और आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया और सहयोग देने का वचन दिया। आम्भी भारत का पहला देशद्रोही राजा कहा जाता है। 323 ईसा पूर्व में इराक की राजधानी बगदाद में बेबोलिन नामक स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हो गई। सॉरी दोस्तों, सिकंदर की मृत्यु 326 नहीं, वो बाय मिस्टेक निकल 323 ईसा पूर्व में हुई थी। तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है, चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री था। इसको विष्णुगुप्त व कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेष से अशोक की प्रस्तम प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए कंगनहल्ली। व्याख्या देखते हैं। कर्नाटक के कंगनहल्ली से प्राप्त स्तूप अवशेषों से अशोक की अद्भुत प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है। यह अवशेष 1986 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ था और यह 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप है। अगला सवाल है, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनाया था? तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक ने। सांची का स्तूप मूल रूप से मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था। यह स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह स्तूप 3री सदी ईसा पूर्व में बनवाया गया था। यह बौद्ध स्मारक स्थल है। अगला सवाल है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूल के लिए जिम्मेदार था? समाहर्ता, सन्निधाता, कर्मांतिक, नागरिक। तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के पदाधिकारी एवं उनके कार्य निम्नलिखित थे। समाहर्ता जो थे वो राजस्व विभाग के, सन्निधाता राजकोषीय, नायक नगर प्रशासन के और कर्मांकित जो थे उद्योग एवं कारखानों के। तो इसमें उसका जो पूछ रहा है कि करों का, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा सन्निधाता। अगला सवाल हम देखते हैं। अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे, तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रशासन। अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे उसका प्रशासन। अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के प्रतीक थे एवं लघु शिलालेख में दीर्घ और लघु शिलालेख में बांटा गया था। इसके शिलालेखों को दीर्घ शिलालेख 14 और जो एक समूह थे 8 जो थे वो भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी भद्रबाहु। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने चाणक्य नामक ब्राह्मण की सहायता से नंद वंश के शासक घनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में इसने जैन धर्म स्वीकार किया और गुरु भद्रबाहु को माना था। उत्तर भारत में अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु अपने 12,000 शिष्यों के साथ दक्षिण भारत में चंद्रगिरी पर्वत चले आए और अपने साथ चंद्रगुप्त मौर्य को भी ले आए। चंद्रगुप्त। अगला सवाल है, सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो इसमें जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक। सारनाथ का द लॉयन कैपिटल अशोक से संबंधित है। अशोक मौर्य काल का महान शासक था। 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इससे पहले वो अवंती का राज्यपाल था। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है।
अगला सवाल है, यूनानी स्त्रोतों में अग्रमीज एवं जनरुमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? तो इसमें जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, धनानंद। इसकी व्याख्या देखते हैं। यूनानी स्त्रोतों में मगध के शासक धनानंद को अग्रमीज एवं जनरुमीज कहा जाता था। वह नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का वास्तविक संस्थापक महापद्म नंद था। उसे भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। महापद्म नंद ने शिशुनाग के वंश के शासक कालाशोक की हत्या करके नंद वंश की स्थापना की थी। अगला सवाल है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वह भारत आया था। और यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें इसने मौर्य साम्राज्य के समाज एवं संस्कृति के बारे में जानकारी दी। इसके अनुसार भारतीय समाज 7 वर्ग में थे भारतीय समाज के, और दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया, किंतु सती प्रथा का उल्लेख किया है। इसके अनुसार भारतीय यूनानी देवता डायनोसियस तथा हेराक्लीस की पूजा करते थे। वस्तुतः इसका तात्पर्य शिव और कृष्ण की पूजा से है। अगला सवाल है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, खारवेल। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। वह चेदी वंश का तीसरा नरेश था। इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। और यह जो हाथी गुफा में चट्टान पर खुदी हुई 17 पंक्तियों वाला प्रसिद्ध शिलालेख है, जो भुवनेश्वर के उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। इस शिलालेख के अनुसार खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म को स्वीकार कर संन्यास लिया था? तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी व्याख्या देखने की जरूरत, क्योंकि पहले हम देख चुके हैं। अगला है, कौटिल्य का प्रधानमंत्री, कौटिल्य जो था इसमें से किसका प्रधानमंत्री? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल हम देखते हैं, हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी। तो इसमें जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगीर या गिरिव्रज। 16 जनपदों में से प्रमुख रहे मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। उसने गिरिव्रज यानी राजगीर को अपनी राजधानी बनाया। अगला सवाल है, बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्यक वंश। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। इस वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में हुई। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई। उसके पुत्र का नाम अजातशत्रु था। उसने अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा। अगला सवाल है, सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो इसमें इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 326 ईसा पूर्व। सिकंदर महान ने भारत पर विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था और उसने पंजाब के शासक पोरस के साथ हाइडेस्पीस का युद्ध लड़ा था, जिसे झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये रहे आज के सवाल। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।